This is the third part of our history section in which we are going to see that how France abolishes monarchy and becomes a republic. So now let's start the chapter. The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the king of Prussia. इन द प्रीवियस क्लास कल की क्लास में हमने देखा कि कैसे लुई 16 नेशनल असेंबली की बात मान लेता है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करने के लिए वो सहमत हो जाता है। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो स्थिति है, ये जो सिचुएशन है वो टेंस है। तो इस समय के दौरान ही लुई 16 जो है प्रूशिया के किंग के साथ एक नेगोशिएशन कर लेता है। तो रूलर ऑफ other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. तो फ्रांस से जो नेबरिंग कंट्री लगी हुई हैं वहाँ के भी जो रूलर्स हैं, जो पर्टिकुलर चीज़ फ्रांस में हो रही है उससे वो भी घबराए हुए हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने ट्रूप्स को फ्रांस में भेजेंगे ये सारी चीज़ों को दबाने के लिए या ख़त्म करने के लिए। Then, before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. लेकिन इससे पहले कि ये सारी चीज़ें हो पाती कि प्रूशिया अपनी आर्मी को यहाँ भेज पाता, अप्रैल 1792 में जो नेशनल असेंबली है वो प्रूशिया पे और ऑस्ट्रिया पे वॉर डिक्लेयर कर देती है। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रॉन्ग्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी। और इस वार में पार्टिसिपेट करने के लिए वॉलंटियरली ही बहुत सारे लोग आके आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। दे सॉ दिस एज अ वार ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप। तो ये जो वॉलंटियर्स बेसिकली वॉर को ज्वाइन करने आ रहे हैं, तो वॉलंटियरी का मतलब है ये अपने से इस वॉर को ज्वाइन करने आ रहे हैं, इनके लिए इनको कोई पैसे से नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी नज़रों में ये जो वॉर है ये राजाओं के अगेंस्ट में और रईसों के अगेंस्ट में है, जो कि पूरे यूरोप में फैले हुए हैं। तो उसके अगेंस्ट में, उसके प्रोटेस्ट में ये जो है इस वॉर को ज्वाइन करते हैं। नाउ अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स दे संग वाज द मार्सेलेस कंपोज्ड बाय द पोएट रॉगेट डे इसले। अब जब ये वॉर पे जाते हैं तो ये कुछ पैट्रियोटिक सॉन्ग्स जो है गाते हैं, उसमें से जो फेमस है वो है मार्सेलेस, जिसको कंपोज किया था पोएट रॉगेट डे इसले ने। और यही जो है ये आज के डेट में फ्रांस का नेशनल एंथम है। तो इट वॉज सung फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सेल एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम। तो पहली बार इसको जो वॉलंटियर्स थे मार्सेल से, उनके द्वारा ये गाया गया था जब वो पेरिस में मार्च कर रहे थे। तो इस कारण इसका नाम जो है मार्सेलेस पड़ गया। तो द मार्सेलेस इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और आज के डेट में मार्सेलेस जो है ये नेशनल एंथम है फ्रांस का। नाउ तो देखिए इसमें जो की पॉइंट्स हैं, सो व्हाट डू यू मीन बाय मार्सेलेस, तो ये आपके एनटीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन व्हेन नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर ऑन प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, तो अप्रैल 1792, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके एनटीएससी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, हु कंपोज्ड मार्सेलेस, तो रॉगेट डे एस्ले। तो ये इस टाइप के जो की पॉइंट्स हैं या फैक्चुअल पॉइंट्स हैं वो आपके एनटीएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जिसमें लुई 16 जो है सीक्रेट नेगोशिएशन करता है, तो किसके साथ करता है? किंग ऑफ प्रूशिया के साथ करता है। तो ये सारे पॉइंट्स के आपको नोट्स बनाने हैं कि व्हाट आर द फैक्चुअल पॉइंट्स विच कैन कम इन योर एनटीएससी एग्ज़ाम। और अगर आप इसको स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इसको क्रोनोलॉजी वाइज या फिर सीरीज वाइज याद करना पड़ेगा कि कौन सा इवेंट किस चीज़ के बाद हुआ, यानी उनका एक रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करके एक पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी में या एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप आपको ये याद करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी द अदर पॉइंट।
The revolutionary wars brought losses and economic difficulty to the people. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their family. अब देखिए रिवोल्यूशनरी वॉर से बहुत सारे लॉसेस हुए, तो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ भी आई, क्योंकि अब वॉर होगा तो जाहिर सी बात है उसमें पैसे लगेंगे, तो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ भी आई लोगों को। तो जब यहाँ पे मेंस वॉर पे लड़ने गए थे, यानी फ्रंट पे लड़ने गए थे, यानी जहाँ वॉर होती है उस जगह को वॉर फ्रंट कहा जाता है। तो जब मेंस जो हैं, जो आदमी लोग हैं, जब वो वॉर लड़ने गए तो वुमेन्स यहाँ पे जो है वो डेली अर्निंग या अपने लाइवलीहुड को जीने के लिए या अपने फैमिली को लुक आफ्टर करने का काम यहाँ पे अपने हाथों में उन्होंने लिया हुआ है। नाउ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस दैट द रिवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब एक बहुत ही बड़ा जो वर्ग है सोसाइटी का पॉपुलेशन में से, वो उनका ये मानना है कि इस रिवॉल्यूशन को और आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1791 में नेशनल असेंबली द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें जो पॉलिटिकल राइट है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यानी रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ही दिया गया है। तो उसके अगेंस्ट में इस रिवॉल्यूशन को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। नाउ political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own form of action। तो बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान बन के उभरे थे, तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को डिस्कस करने का एक पर्टिकुलर पॉइंट बन जाता था या लोकेशन बन जाता था जहाँ लोग ये सारी चीज़ों पर डिस्कस करते थे और उस पर क्या एक्शन लेना है ये डिस्कशन किया जाता था। देखिए ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये भी इम्पोर्टेंट है। द most successful of this club was that of the Jacobins, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris। तो इनमें से सबसे सक्सेसफुल क्लब जो था वो था जैकोबिन्स का क्लब। तो ये जैकोबिन नाम इनको मिला कहाँ से था, तो ये सेंट जेकब कॉन्वेंट जो कि पेरिस में है, तो उस पर्टिकुलर कॉन्वेंट के नाम पे इनका एक क्लब का नाम पड़ा था। तो बेसिकली अब ये जो वर्ड यहाँ पे कीवर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है कॉन्वेंट, तो इसको भी डायरेक्टली आपके एनटीएससी में पूछ लिया जाता है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्वेंट? तो कॉन्वेंट मीन्स बिल्डिंग बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ, यानी मंदिर जैसी जगह या चर्च जैसी जगह, उसको आप कॉन्वेंट कह सकते हैं। Now, women too who had been active throughout this period formed their own clubs। अब यहाँ पे वुमेन्स भी अपने क्लब्स बना रहे हैं। Now, section 4 of this chapter will tell you more about their activities and demands। तो सेक्शन 4 में बेसिकली हम वुमेन्स की एक्टिविटी को यहाँ पे कवर करेंगे, यानी फोर्थ पार्ट में हम वुमेन्स की एक्टिविटी को यहाँ पे कवर करेंगे। Now, the member of the Jacobin club belong to mainly to the less prosperous section of the society। तो जो लोग जैकोबिन क्लब के मेंबर हैं वो लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, यानी उनके पास पैसे कम है। नाउ दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशियंस, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉश मेकर्स, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स। तो ये जितने भी नाम दिए हुए हैं, तो ये बेसिकली इस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से जो लोग निकल के आते थे वो मेंबर होते थे जैकोबिन क्लब्स के। नाउ देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अब इनका जो लीडर था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। नाउ अ लार्ज ग्रुप अमॉन्ग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर सिमिलर टू दोस वॉर्न बाय डॉक वर्कर्स। अब अपने आप को ये एक आइडेंटिटी देने के लिए, रिसेम्बलेंस देने के लिए या अपने आप को एक समान दिखाने के लिए ये एक ट्रेडिशन स्टार्ट करते हैं जिसमें ये लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स को पहनना स्टार्ट करते हैं, जो कि डॉक वर्कर्स के द्वारा पहना जाता था, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये स्ट्रिप ट्राउजर्स को इन्होंने पहना हुआ है। तो और वुमेन्स जो हैं वो स्ट्रिप स्कर्ट्स को यहाँ पे पहन रही हैं। तो ये पर्टिकुलर ट्रेडिशन इन्होंने स्टार्ट किया था अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने के लिए। नाउ this was to set themselves apart from the fashionable section of society, especially noble who wore knee breeches। तो ये बेसिकली उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि ये फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे, जो कि नोबल्स थे, जो कि नी ब्रीचेस पहनते थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसने नी ब्रीचेस पहने हुए हैं। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से अपने आप को वो अलग दिखाना चाहते थे। नाउ इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ पावर विल्डेड बाय द वियरर ऑफ नी ब्रीचेस। तो यहाँ पे क्या रिसेम्बलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं या क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरीके से वो घोषणा कर रहे हैं कि यहाँ पे
जो पावर होल्ड करके रखा हुआ है, जो लोग नी ब्रीचेस पहनते हैं, यानी बेसिकली जिसकी अथॉरिटी यहाँ पे चलती है, तो उस पावर का एंड हो गया है और अब नया दौर आ गया है। तो ये चीज़ यहाँ पे वो रिसेंबल करना चाहते हैं। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस जैकोबिन केम टू बी नोन एज सेंस क्लूटोस। तो ये जो जैकोबिन्स हैं इनको सेंस क्लूटोस, जिसका लिटरल मीनिंग होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आपके एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। नाउ मूविंग ऑन, San Clutos, man wore in addition the red cape that symbolized liberty. कल जब हमने डिफरेंट सिंबल्स पढ़े थे तो उसमें हमने रेड कैप देखा था, तो सैन क्लूटोस जो मैन है वो रेड कैप भी पहनेंगे, जो कि क्या यहाँ पे सिंबलाइज करता है, लिबर्टी को सिंबलाइज करता है। नाउ वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, लेकिन महिलाओं को ये चीज़ यहाँ पे करने के लिए अलाउड नहीं है। नाउ इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान्ड एन insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and a high price of food. अब समर जो है 1792 का, इसमें जो जैकोबिन्स है ये एक इंसरेक्शन मीन्स विद्रोह या फिर हमला जो है प्लान करते हैं। तो ये हमला करेगा कौन? ये जो पर्शियंस हैं, सॉरी पेरिशियंस हैं, यानी पेरिस के रहने वाले जो लोग हैं वो ये हमला करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि वो गुस्से में हैं कि फूड की शॉर्ट सप्लाई है और जो अवेलेबल है उसके भी प्राइसेस जो है हाई है। तो इस वजह से जो ये जो पेरिशियंस है ये हमला करने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं। तो ये कहाँ अटैक करेंगे? तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ Tuileries and massacred the king's guards and held the king himself as hostage for several hours. तो 10 अगस्त को ये जो है टुलेरिस के पैलेस पे अटैक करेंगे और किंग के गार्ड्स को ये वहाँ पे मार देंगे और किंग को हॉस्टेज बना के रख लेंगे, यानी उसको बंदी बना के रख लेंगे। नाउ लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, इलेक्शंस वर हेल्ड। अब जैसे ही इसको बंधक बना लिया जाएगा तो जो असेंबली है, नेशनल असेंबली, वो वोट करेगी और रॉयल फैमिली को जो है इम्प्रिजन कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद फिर से इलेक्शंस होंगे और फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबोव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। तो देखिए इलेक्शन होने के बाद अब जितने भी लोग हैं जो 21 साल की, बेसिकली जितने भी मैन हैं जिन्होंने 21 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर लिया है, अब उनको राइट टू वोट यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे की पॉइंट्स क्या क्या है? तो ये जो पर्टिकुलर अटैक है ये 1792 का, ये जो पर्टिकुलर डेट है और ये पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे ये चीज़ हो रही है, फिर उसके बाद इलेक्शन हो रहा है, फिर ये जो राइट प्रोवाइड हुए हैं, तो ये यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस है। सो दिस इज द पैलेस ऑफ टुलेरिस विच वॉज स्टॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ पेरिस। नाउ द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। ये अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब जो नया असेंबली बन रहा है, सभा बन रही है, उसका नाम पड़ेगा कन्वेंशन। इससे पहले क्या थी? इससे पहले नेशनल असेंबली थी, अब यहाँ पे कन्वेंशन आ रहा है। तो ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक। देखिए ये डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो 21 सितंबर को 1792 में मोनार्की एंड हो जा रही है। देखिए इससे पहले मोनार्की चल रहा था, मोनार्की यानी मोनार्क जो है रूल कर रहा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अब यहाँ पे मोनार्की पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और फ्रांस जो है एक रिपब्लिक बन जाएगी। तो ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे होगी, इस वजह से ये डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नाउ एज यू नो अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये पॉइंट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि रिपब्लिक होता क्या है? रिपब्लिक एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पे लोग अपने गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट करते हैं, यानी चुनते हैं वोटिंग के द्वारा, और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहता है वो भी इलेक्शन के थ्रू ही चुना जाता है। देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की, और यहाँ पे कोई हेरिडिटरी मोनार्की नहीं होता, मतलब यहाँ पे वंशावली नहीं चलती या वंशवाद फॉलो नहीं होता। देन you can try and find out about some other countries that are republic and investigate when and how they become so। तो आप भी जो है अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में जो रिपब्लिक है उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया भी रिपब्लिक है, यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है उसका इलेक्शन होता है, उसको इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है। और
ऐसे ही और भी कंट्रीज़ है जो रिपब्लिक है, तो इसके बारे में आप पता लगा सकते हैं इफ़ यू वांट टू। नाउ लुई 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। देखिए लुई 16 को यहाँ पे मौत की सज़ा दे दी जा रही है। चार्ज क्या लगा है उसके पास? ट्रीजन। तो ये जो कीवर्ड आपकी बुक में यूज़ हुआ है, ये पूछा जा सकता है आपके एनटीएससी में। तो ट्रीजन क्या है? बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट, अपने देश से द्रोह करना या गवर्नमेंट से द्रोह करना, दैट इज कॉल्ड ट्रीजन। तो ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस दे ले कॉन्कॉर्ड। तो ये पर्टिकुलर डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 21 जनवरी 1793 को इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, यानी फांसी मौत की सज़ा दे दी जाती है। कहाँ पे? प्लेस डे ले कॉन्कॉर्ड। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको यहाँ पे सज़ा दे दी जा रही है, यानी उसको मौत की सज़ा यहाँ पे हो जा रही है। देन द क्वीन मैरी एंटियोनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। और बाद में जो क्वीन मैरी है उसको भी सेम सज़ा हो जाती है और उसको भी मार दिया जाता है। नाउ कम्स द रेन ऑफ टेरर। The period from 1793 to 1794 is referred as the reign of terror। ये जो पर्टिकुलर इंटरवल है, ये पॉइंट जो है ये भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को रेन ऑफ टेरर क्यों कहा गया है, यानी आतंक का राज। तो इसको देखते हैं हम। तो रॉबस्फियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। अभी हमने देखा कि नेशनल असेंबली अब हट चुकी है और उसके जगह में एक कन्वेंशन आ गया है, यानी ये जो नई असेंबली आई है उसका नाम यहाँ पे कन्वेंशन है, और उसका जो हेड है वो है रॉबस्फियर। तो ये सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी को फॉलो करता है। कैसे? तो आगे देखते हैं हम। तो दिस इज मैक्सिमिलियन रॉबस्फियर। तो all those whom he saw as being enemies of the republic, ex-nobles and clergy, members of other political parties, even member of his own party who did not agree with his method, were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal। तो ऐसे लोग जिसको ये अपना दुश्मन मानता है और जो जिसको ये रिपब्लिक गवर्नमेंट का दुश्मन मानता है, जैसे कि एक्स नोबल है, क्लर्जी मैन है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर है, या इसके खुद के पार्टी के जो मेंबर हैं जो इसके जो मेथडोलॉजी है उसको नहीं मानते हैं, उनको ये अरेस्ट करवा लेता है, जेल में डलवा देता है और उसके ऊपर फिर ट्रायल चलता है। रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल जो है, यानी जो बॉडी है, वो उसके ऊपर ट्रायल कंडक्ट कराती है, यानी उसके ऊपर केस चलता है। नाउ इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर वो दोषी करार हो जाते हैं तो उनको गुलेटिंड कर दिया जाता है। गुलेटिंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें गर्दन कलम कर दी जाती है, यानी सर कटवा दिया जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर डिवाइस है इसको बोलते हैं गिलोटिन। तो इसके थ्रू लोगों को सजा दी जाती थी। नाउ द गुलोटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज beheaded। तो अभी हमने देखा गुलेटिन क्या होता है, जिसमें 2 पोल है और एक ब्लेड का यूज हुआ है जिससे इंसान के सर को कलम कर दिया जाता है। तो इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट। तो इसको इन्वेंट करने वाला ये पर्सन है डॉक्टर गिलोटिन, तो इसके नाम पे इसका नाम पड़ा। नाउ रॉबस्फियर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेज एंड प्राइसेस। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रॉबस्फियर की गवर्नमेंट क्या कर रही है, मैक्सिमम सीलिंग लगा दे रही है वेजेस पे, यानी किसी व्यक्ति को कितनी तनख्वाह मिलेगी उसको ये फिक्स कर दे रही है, और चीज़ों के प्राइसेस को भी ये क्या कर रही है, फिक्स कर दे रही है। नाउ मीट एंड ब्रेड वर रेशनड। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, मीट और जो ब्रेड है इसको रेशन किया जाएगा, यानी जैसे राशन की दुकान में ये चीज़ें मिलती हैं ना, जैसे पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो इंडिया में फॉलो होता है, जिसमें गवर्नमेंट सारी चीज़ों को बांटता है, तो उस तरीके से यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। Now, peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at the price fixed by the government। अब जो किसान है उसको यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है कि अपने पूरे ग्रेन्स को सिटी में लेके आए और वहाँ पे जो फिक्स प्राइस में गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है उसी रेट में वो अपने अनाज को वहाँ पे बेचे। Now, the use of more expensive wheat flour was forbidden। All citizens were required to eat the plain डेगलाइट इक्वलिटी ब्रेड, loaf made up whole wheat। तो अब यहाँ पे जो एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर है उसका यूज़ यहाँ पे बंद कर दिया गया है, या फिर उसमें रोक लगा दी गई है, और सारे सिटीजन्स को ये बात बोली गई है कि अब वो सारे के सारे क्या है, प्लेन डेगलाइट यानी इक्वलिटी ब्रेड
जो कि एक होल व्हीट से बनेगा, जिसका लोफ जो है होल व्हीट से बनेगा, वो इसका कंजप्शन करेंगे। नाउ इक्वलिटी वाज आल्सो शॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीचेस एंड एड्रेस। अब इक्वलिटी यहाँ पे समानता और कैसे दर्शाया जा रहा है, यहाँ पे ये सोसाइटी में समानता को कैसे दर्शा रहे हैं, तो अपनी स्पीचेस में जैसे ये बात करते हैं या दूसरे को एक दूसरे को कुछ कह के बुलाते हैं, तो उसमें ये इक्वलिटी को दिखाना चाह रहे हैं। जैसे इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मोन्सायर दैट इज सर एंड मैडम और मैडम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हैंस फॉर साइटोयन एंड साइटोयेन। तो पहले ये मेंस को मोन्सायर या सर कह के बुलाते थे और वुमेन्स को मैडम और मैडम कह के बुलाते थे। तो इसके बदले में अब ये एक दूसरे को मेंस को साइटोयन एंड वुमेन्स को साइटोयन कह के बुलाएंगे, जो बेसिकली सिटीजन को रिप्रेजेंट करता है, जो हमने कल कवर किया था। नाउ चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। चर्चेस को बंद कर दिया गया और उसकी बिल्डिंग्स को बैरक्स पे यानी कारागार या फिर ऑफिशियल बिल्डिंग्स पे कन्वर्ट कर दिया गया। नाउ रॉबेस्पियर परसुएड हिज पॉलिसी सो रिलेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन। रॉबेस्पियर इतनी क्रूरता से अपनी पॉलिसीज को या फिर इतने कठोर तरीके से अपनी पॉलिसीज को अपना रहा था कि उसके खुद के सपोर्टर्स जो हैं वो उसमें थोड़ी रियायत चाहने लगे। नाउ finally he was convicted by a court in July 1794, arrested and on the same day sent to guillotine। और आखिरी में इसको खुद को कन्विक्ट कर दिया गया, यानी इसको दोषी ठहरा दिया गया और जुलाई 1794 को इसको गिलोटिन कर दिया गया है, यानी इसका भी सर कलम कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो इसको भी मौत की सजा हो गई और इसका सर कलम कर दिया गया। नाउ व्हाट इज लिबर्टी? टू कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज। लिबर्टी क्या है, आज़ादी क्या है, उसके लिए दो व्यूज यहाँ पे बताए गए हैं। तो पहला व्यू जो है यहाँ पे रखा गया है, देखिए रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट जो है कैमल डेसमोलिन, ये अपना व्यू रखते हैं, जो कि 1793 में इन्होंने अपना ये पर्टिकुलर आर्टिकल लिखा है। ही वॉज एग्जीक्यूटेड शॉर्टली आफ्टर ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, और ये लिखने के बाद ही उनको कुछ दिन बाद एग्जीक्यूट कर दिया गया था, यानी मौत की सज़ा हो गई थी जब ये रेन ऑफ टेरर के दौर पे इन्होंने ये लिखा था। तो क्या लिखते हैं देखते हैं। सम पीपल बिलीव द डेट लिबर्टी इज लाइक अ चाइल्ड विच नीड्स टू गो थ्रू अ फेज ऑफ बीइंग डिसिप्लिन बिफोर इट अटेन्स मैच्योरिटी। तो पहली लाइन में क्या लिखते हैं, ये कहते हैं कुछ लोग ये सोचते हैं कि लिबर्टी एक बच्चे की तरह है जिसको एक फेज से होके गुजरना पड़ता है कि पहले उसको डिसिप्लिन होना पड़ता है मैच्योरिटी अटेंड करने से पहले। यानी मैच्योरिटी अटेंड करने से पहले जैसे किसी बच्चे को पहले डिसिप्लिन बनाना पड़ता है, वैसे ही लोग लिबर्टी के बारे में भी सोच रहे हैं, ये उसको कहना है। नाउ क्वाइट द अपोजिट लिबर्टी इज हैप्पीनेस, रीजन, इक्वलिटी, जस्टिस, इट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट। तो वो क्या बोलता है, इसके जस्ट अपोजिट लिबर्टी जो है हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, रीजन को रिप्रेजेंट करता है, इक्वलिटी को, जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है, प्लस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स को जो अधिकार दिलाता है सोसाइटी में उसको रिप्रेजेंट करता है। You would like to finish off all your enemies by guillotining them. Has anyone heard of something more senseless? Would it be possible to bring a single person to the scaffold without making 10 more enemies among his relations and friends? तो यहाँ पे वो क्या यहाँ पे वो रॉबेस्पियर को एड्रेस कर रहा है और बोल रहा है कि यहाँ पे आप अपने सारे दुश्मनों को गुलेटिन करके मार रहे हैं, ये कितने सेंसलेस बात है। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल होगी कि आप किसी को फांसी के फंदे तक या फिर वो जहाँ पे आप उसका सर काट देते हैं वहाँ तक लाने पे, तो जब आप ऐसा करते हैं उसको स्कैफोल्ड पे लेके आते हैं तो आप अपने 10 दुश्मन और बनाते हैं, और वो 10 दुश्मन उसके रिलेशन या फ्रेंड से बिलोंग करते हैं। तो ये बात कह रहा है मिस्टर डेस्मोलिन। नाउ सेकंड चीज़ जो है इसमें देखिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि लिबर्टी होती क्या है। इसमें दो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू, तो एक व्यू हमने देखा कैमिल डेस्मोलिन का, दूसरा व्यू जो है रॉबेस्पियर का हम यहाँ पे देखेंगे। तो ऑन 7 जनवरी 1794 रॉबेस्पियर मेड अ स्पीच एट द कन्वेंशन which as then carried by the newspaper Le Montaire Universal. Here is an extract from it. तो 7 फरवरी 1794 को रॉबेस्पियर एक स्पीच देता है कन्वेंशन असेंबली में, जिसको एक न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है, ले
मॉन्टियर यूनिवर्सल में। तो वो क्या कहता है इसमें देखते हैं हम। टू एस्टैब्लिश एंड कंसोलिडेट डेमोक्रेसी, to achieve the peaceful rule of constitutional laws, we must first finish the war of liberty against tyranny। तो अगर हमें स्थापित करना है या डेमोक्रेसी को कंसोलिडेट करना है, यानी पक्के तौर पे उसको इस्टेब्लिश करना है, तो हमें एक पीसफुल रूल चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के द्वारा चले। तो इसमें सबसे पहले हमें जो आज़ादी की लड़ाई है टायरानी के अगेंस्ट में, यानी टायरानी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे क्रूरता से कोई व्यक्ति रूल करता है, तो उस रूल को यहाँ पे अंत करने की बात रॉबेस्पियर कर रहा है। नाउ वी मस्ट एनहिलेट द एनिमी ऑफ द रिपब्लिक एट होम एंड अब्रॉड। तो क्या बोल रहा है कि जितने भी दुश्मन हैं रिपब्लिक के, यानी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, भले ही हमारे घर के अंदर हो या फिर अब्रॉड में हो, उनको हमें ख़त्म करना है सबसे पहले, और एल्स वी शेल पेरिश, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम खुद खत्म हो जाएंगे, बोल रहा है। तो इन टाइम ऑफ रिवोल्यूशन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रिलाई ऑन टेरर। तो ये फिर क्या बोल रहा है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि रिवोल्यूशन के टाइम पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो टेरर पे रिलाई कर सकती है, यानी टेरर का उपयोग कर सकती है। अब फिर वो टेरर को डिफाइन कर रहा है, देखिए, टेरर इज नथिंग बट जस्टिस स्विफ्ट सीवियर एंड इनफ्लेक्सिबल। अपने रूल को जस्टिफाई कर दे रहा है कि टेरर क्या है। टेरर एक्चुअली में जस्टिस है, जो कि तुरंत तुरंत जस्टिस मिल जाता है, इसमें तुरंत न्याय मिल जाता है। हालांकि ये सीवियर होता है और इनफ्लेक्सिबल होता है, लेकिन इसमें तुरंत न्याय मिल जाता है। एंड इज यूज टू मीट द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ फादरलैंड। और देश की जो सबसे ज़रूरी चीज़ है या जो तुरंत देश को चाहिए, उसको ये तुरंत पूरा कर देता है। ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है यहाँ पे। टू कर्ब द एनिमीज ऑफ लिबर्टी थ्रू टेरर इज द राइट ऑफ द फाउंडर ऑफ द रिपब्लिक। फिर देखिए अपने आप को फिर से जस्टिफाई करता है कि जो फाउंडर ऑफ द रिपब्लिक है, यानी जिसने रिपब्लिक की स्थापना की है, वो उसका राइट है कि जितने भी एनिमीज है लिबर्टी के, उसको ख़त्म करने के लिए या उसको कम करने के लिए वो टेरर का यूज़ कर सकता है। तो ये यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं रखे गए हैं अबाउट लिबर्टी। नाउ लेट्स सी अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब देखिए यहाँ पे रोबेस्पियर जो है मारा जा चुका है, तो यानी कन्वेंशन खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नई गवर्निंग या रूलिंग बॉडी आएगी जिसका नाम पड़ेगा डायरेक्टरी। तो इसमें होता क्या है देखते हैं। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्डियर मिडिल क्लास टू साइज पावर। देखिए अब जैकोबिन गवर्नमेंट जो कि कन्वेंशन थी, जैसे ही वो डिक्लाइन हो जाती है, तो अब जो पैसे वाले लोग हैं वो पावर को अपने हाथों में ले लेते हैं। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस विच डिनाइड द वोट टू द नॉन प्रोपर्टाइड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फिर से बनाया जा रहा है, जो कि अब जो नॉन प्रॉपर्टाइड, यानी जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, पैसे नहीं है, वैसे लोगों को ये अब वोटिंग का अधिकार नहीं देंगे। नाउ इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, दिस देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। तो ये क्या करता है, ये 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाता है, यानी 2 लेजिस्लेटिव सभा बनाता है, और जो कि फिर बाद में एक डायरेक्टरी को अपॉइंट करता है। पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई हैं 2, अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये वोटिंग करके डायरेक्टरी बना रही है, और उसके साथ एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बना रही है जिसमें 5 मेंबर्स हैं। यानी डायरेक्टरी जो है लॉ मेकिंग बॉडी हो जाएगी, और एग्जीक्यूटिव जो है उसको इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी हो जाएगी। नाउ दिस वॉज मेंट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। तो ये ऐसा क्यों किया गया है कि एक डायरेक्टरी और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई, क्योंकि जैकोबिन के दौर पे पूरा का पूरा जो पावर है एक व्यक्ति के अंदर में कॉन्सेंट्रेटेड था, जैसे रॉबेस्पियर के अगेंस्ट में। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अपनाया गया सोसाइटी में। नाउ however the directors often clashed with the legislative council who then sought to dismiss them। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टर्स का जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल से, तो इस कारण जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो डायरेक्टर्स को यहाँ पे डिसमिस कर देगी। नाउ द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। अब इनकी इनस्टेबिलिटी के कारण नेपोलियन बोनापार्ट को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो अब फ्रांस में मिलिट्री डिक्टेटरशिप लेके आएगा। नाउ थ्रू ऑल दिस चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
The ideals of freedom, of equality before the law, and of fraternity remained inspiring ideals that motivated political movement in France and the rest of Europe during the following century. अब जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तब भी सोसाइटी में जो है आइडल्स जो है फ्रीडम के, इक्वलिटी के और भाईचारे के, ये भी अभी लोगों को अभी तक मोटिवेट कर रही है. इस कारण पॉलिटिकल मूवमेंट जो है फ्रांस में और पूरे यूरोप में अभी भी जारी है. नाउ सो दिस वॉज अबाउट. तो अभी हमने देखा कि फ्रांस में रिपब्लिक आता कैसे है और रिपब्लिक के आने के बाद और क्या क्या चेंजेस होते हैं फ्रांस में. अब बेसिकली रिपब्लिक से वो कैसे मिलिट्री डिक्टेटरशिप में चेंज हो जाता है. नाउ आपके बुक में एक पर्टिकुलर फिगर दिया हुआ है. इस फिगर में देखिए, इस फिगर को ड्रॉ करने वाली है नैनी वेलेन. ये एक वुमेन है जिन्होंने लिबर्टी का फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. तो इसमें क्या दिया हुआ है देखिए. दिस इज वन ऑफ द रेयर पेंटिंग बाय अ वुमेन आर्टिस्ट. The revolutionary events made it possible for women to train with established painter and to exhibit their works in the salon, which was an exhibition held every 2 years. तो ये एक फीमेल आर्टिस्ट के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है. तो ये अब जो रिवोल्यूशनरी इवेंट्स जब अकर होते हैं तो इससे वीमेंस को, जो कि पहले घर के अंदर ही रहती थी, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इस्टेब्लिश पेंटर के साथ चीज़ों को सीखें. और जब वो पेंटिंग्स बनाती हैं तो उनको फिर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है. तो वो एग्जीबिशन जो है वो सैलून्स में एग्जिबिट करते हैं, जो हर 2 साल में कंडक्ट होता है. तो उसी में इस पेंटिंग को रखा गया है. तो इस पेंटिंग में क्या बताया गया देखिए. द पेंटिंग इज अ फीमेल एल्गोरी ऑफ लिबर्टी. यानी यहाँ पे लिबर्टी को रूपांकित किया गया है या फिर लिबर्टी को यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है या दर्शाने की कोशिश की गई है इन द फॉर्म ऑफ फीमेल फिगर, और जो कि आइडिया ऑफ फ्रीडम को यहाँ पे शो करता है. और जो कल हमने सिंबल्स पढ़े थे आप इसके हाथ में देख सकते हैं. तो ये रेड कैप, इसके पीछे जो है ट्रायंगुलर आई, और ये राइट ऑफ द मैन का डॉक्यूमेंट और ब्रोकन चेन्स, ये सारे सिंबल्स ये कैरी करती थी. तो ये जो फीमेल फिगर है ये लिबर्टी को आइडलाइज करती थी फ्रेंच गवर्नमेंट के टाइम में. तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. Now again you have to make notes of your key points or the factual points for your NTSC exam, and accordingly you have to learn those. Okay, thank you.